वादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पे लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। गीत के माध्यम से हम किसी पर टिप्पणी और किसी पर थोपने की कोशिश न करें। दूसरा किस्सा सुना दूं अध्यक्ष महोदय। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ये चर्चा तो जोड़ने का काम करेगी ना अखिलेश जी। सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। अगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? Let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख दिए जाते, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? व्याख्या चलाई जा सकती है। योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सलीना टाइम्स। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां 543 लोकसभा के सांसद और 200 के करीब राज्यसभा के सांसद बैठते हैं, यही वो संसद है जहां से इस देश की दिशा और दशा तय होती है। यही वो सांसद है जो संसद भवन है जहां संविधान की कसम खाकर सांसद अपने कामों के लिए अपने जब चुनाव जीत कर जाते हैं उस समय संविधान की कसम इसी संसद भवन में खाते हैं। मंत्री जो मंत्री बनकर आते हैं, हालांकि वो राष्ट्रपति भवन में संविधान की शपथ लेते हैं, परंतु आते वो भी इसी संसद भवन में है। इसी संसद भवन से इस देश में क्या कानून बनेगा, क्या होगा, ये सब तय होता है। और इसी संसद भवन में जब देश के दूसरे नंबर के नेता या दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर आदमी वहां खड़े होकर गाली दे, तो आप सोच कर देखिए देश किस दिशा में जा रहा है। राहुल गांधी ने उनके भाषण के बीच में टोका। उन्होंने डिबेट के लिए उन्हें कहा कि आप डिबेट कर लीजिए मुझसे, खुले मंच से डिबेट करिए, चुनाव चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं उस पर खुले मंच पे आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। तो इससे चिढ़ गए वो, और एक तो ये कहा कि आप कौन होते हैं मुझसे तय करने वाले, मैं अपनी मर्जी, यानी एरोगेंस, घमंड दिखाया गृह मंत्री ने कि मैं गृह मंत्री और तुम एलओपी हो, तुम्हारी मेरे सामने कोई वक़्त नहीं है। क्या बहस हुई दोनों के बीच में, क्या क्या बात हुई, एक बार आप खुद अपनी आंखों से सुन लीजिए। अगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस शब्द को लेकर संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। Very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाए माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी,
मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको। हाँ बोलिए, बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज माननीय, नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उत्साह में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब, किसी से हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। अमित शाह अपना एक्सपीरियंस बताने लग गए, सीधा जवाब नहीं दिया, अपना एक्सपीरियंस बताने लग गए कि मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है विधानसभा और लोकसभा में आने का। बिल्कुल है साहब, परंतु इस एक्सपीरियंस से आपने क्या किया है? आपने भरे संसद में आपने गाली दे दी। आप बाहर निकलते हैं तो आप पत्रकार, ए व्हाइट शर्ट, आपने सुना होगा, उसको मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं है। ए पीली शर्ट, ए कैमरा इधर कर, खूब सुना होगा आपने। आपने क्या हासिल किया है? आप अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर रमेश बिधूड़ी जैसे जो मुसलमानों के लिए क्या क्या भाषा बोलते थे, क्या क्या बोले हैं संसद भवन में, तो उनका भी कोई दोष नहीं। फिर तो वो भी बोले, क्या बोले थे उस समय? सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिशली जी, प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। दूसरी तरफ गृह मंत्री कल जहां अपनी पार्टी को बचाते रहे, वहीं घुसपैठियों का जिक्र भी करते रहे और कहने लगे ये विपक्ष वाले एक तरह से घुसपैठी इन सांसदों को बता गए, परंतु ये जवाब नहीं दिया कि हमने कितने घुसपैठिए आज तक निकाले हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी उस समय 88,000 घुसपैठियों को निकाला था और अब तक पिछले 11-12 साल में अब तक 5,000 का आंकड़ा नहीं पा पाए और ये जिक्र करते हैं घुसपैठियों का। आप खुद सोचिए घुसपैठियों के प्रति कौन सीरियस है और कौन नॉन सीरियस है। राहुल गांधी ने बाहर निकलकर
जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने जो संसद भवन में बोले वो अमित शाह जी, उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा है झूठ बोला है, इन्होंने कोरा झूठ बोला है, केवल झूठ बोला है, कोई सी सवाल का मेरे का जवाब नहीं दिया। सुन लीजिए। ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। होम मिनिस्टर का रिस्पॉन्स देखा, डिफेंसिव रिस्पॉन्स जी और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं जी उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा, देखिए, आपने सवाल पूछा था, दो तीन चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? वॉकआउट क्यों किया? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। सफाई दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने मांगा हुई है। कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई। वहीं कांग्रेस ने कहा कि गृह मंत्री ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हम जो पूछते गए उसका किसी का जवाब नहीं दिया। हमने जो सवाल संसद भवन में उठाए उनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अपनी बातें करते रहे, अपने बारे में बोलते रहे और कुछ नहीं बोला। आरएसएस की तारीफ करते रहे, आरएसएस की तारीफ। हालांकि परसों जो वंदे मातरम पर जो बहस हुई थी, अब मैं आरएसएस वालों से पूछना चाहता हूं या इन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया अपने मुख्यालय पर? आरएसएस का गान अलग क्यों है? ये वंदे मातरम क्यों नहीं है? अगर इनको वंदे मातरम से इतना प्यार था तो अपना राष्ट्रीय गीत बना लेते उसे। आरएसएस अपना क्यों लिखवाया? ये ऐसे सवाल है जिन पर ये लोग बगले झांकने लग जाते हैं और गालियां देने लग जाते हैं। आरएसएस को बचाने के लिए बड़ी रक्षात्मक भूमिका निभाते हुए आपको नजर आए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर सवाल उठा दिए इनके सामने। वो कहते हैं ना, कितना भी छुपाने की कोशिश करो, असली रंग, असली प्रवृत्ति बाहर आ ही जाती है। और आज अमित शाह जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बोल रहे थे सदन में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, एसआईआर पे, वोट चोरी पर, और गाली गलौज पर उतर आए, साला शब्द का प्रयोग कर दिया। मुझे तो देखकर बड़ा दुख हुआ कि जिस कुर्सी में कभी लौह पुरुष सरदार पटेल बैठते थे, आज वहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो अमर्यादित असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है, साला जैसे शब्द बोल रहा है, और सभापति महोदय ने आपको टोका भी नहीं। ये कौन सी भाषा थी अमित शाह जी? और अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपने बकैती करी, 1.5 घंटे का भाषण दिया, अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी जी की खुली चुनौती को स्वीकार करिए। वो खुला चैलेंज आपको देकर कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उनकी जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, चाहे वो आलंद है, चाहे वो मधेपुरा है, चाहे वो हरियाणा है, उस पर आकर उनके साथ बहस कर लीजिए। आपने चरण चुंबकों के साथ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू खूब किए, एक बार तो हिम्मत दिखाइए और शेर के साथ आकर बहस करिए। असलियत यह है कि राहुल गांधी जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे थे और उन्होंने कहा था कि हमें मशीन रीडेबल लिस्ट दी जाए, जो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी गई है वो हटाई जाए, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का आप लोगों ने 45 दिन में नियम बनाया, ये गलत है, इसको हटाया जाए। इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं था, सुई टपक सन्नाटा, कोई जवाब नहीं, बस बकैती कर रहे थे आप 1.5 घंटा। और आपसे तो ये पूछना है कि आप घुसपैठियों की बात किस मुंह से करते हैं? भाई बिहार में आपने एसआईआर कराया, कितने घुसपैठिए मिले आपको वहां पर? इस बात का जवाब दीजिए। और इस बात का भी जवाब दीजिए कि अगर इस देश में वाकई में घुसपैठिए हैं तो 11 साल से सत्ता में बैठकर आप कौन सा झुंझुना बजा रहे हैं? भाई यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को निकाल बाहर किया था। आप तो 2400 नहीं निकाल पाए 11 साल में। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? लेकिन मेरा मानना है कि जिस भाषा, जिस अमर्यादित भाषा का, जिस अशोभनीय भाषा का आपने प्रयोग किया, जो आपकी झुंझलाहट थी, जो आपकी बौखलाहट थी, वो आज दिख रही थी। क्योंकि आप वोट चोरी करते हुए पकड़े गए दिन दहाड़े। आप तो वोट चोरी से गृह मंत्री बने। लेकिन एक बात और भी साफ नजर आई,
आप पढ़ वही रहे थे जो व्हाट्सएप पर फर्रे बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री भेजती है। मतलब ऊपर से नीचे तक कुएं में भांग मिली हुई है। सब के सब व्हाट्सएप के फर्जी फर्रे पढ़ते हैं और फेक न्यूज फैलाते हैं, जो काम आप भी कर रहे थे। खैर, 1.5 घंटे बेकार की कोरी बकवास कर रहे थे, कौन वो सुनता। तो वॉकआउट कर विपक्ष ने ठीक ही किया। लेकिन हाँ, सवाल तो ये जरूर बनेगा और बनना भी चाहिए कि जवाब कहां थे आपके पास। बकैती के अलावा, वहां पर साला बोलने के अलावा आपने किया क्या आज सदन में? वहीं उत्तर प्रदेश के जबरिया रिटायर आईपीएस अधिकारी ने कल बड़ा जबरदस्त एक बयान दे दिया कि मुख्यमंत्री मुझे मरवाना चाहता है। इनका एक पुराना मामला पुलिस ने खोल दिया और उसमें अरेस्ट करा लिया। इनको अरेस्ट करके जब पुलिस ले जा रही है, समझे से किसी आतंकवादी को लेके जा रही है। आप खुद देख लीजिए क्या बोल रहे हैं ये। हत्या कराई जा सकती है, अभी योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। कोर्ट से गुनाह दीजिए भाई, क्या नहीं देंगे। संसद भवन वो हमारा स्थान है, जो पवित्र स्थान है, जहां किसी प्रकार की किसी भी बदतमीजी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो सदन है जहां इस देश का कानून बनाया जाता है। वो सदन है जहां इस देश के लिए क्या हम नया कर सकते हैं उस पर विचार किया जाता है। यह वो सदन है जिसमें आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व गृह मंत्री पटेल साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जिन कितने महानुभाव बैठे हैं। तो हम आज के महानुभावों से भी, मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं करता, ना ही मैं किसी के पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए, लेकिन मैं उन महानुभावों से भी चाहूंगा कि आप भी कुछ ऐसा ही राजेंद्र बाबू जैसा संस्कार लाइए, आप सरदार पटेल जैसा संस्कार अपने अंदर लाइए, आप जवाहरलाल नेहरू जैसा संस्कार लाइए, आप अटल बिहारी वाजपेयी जैसा संस्कार अपने मन में लाइए। परंतु गाली मत दीजिए। गाली देना संविधान की किसी भी किताब में कहीं दर्ज नहीं है। आप महान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपको गाली देने का भी अधिकार नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।